हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि मेजनी कौन था। देखिए, ऐसा सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था जिसने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब देखिए, आसान शब्द में जानिए कि मेजनी जो था ना, एक साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का योग सेनापति था। यानी एक योग सेनापति होने के जितने भी गुण होने चाहिए वो सभी के सभी गुण मेजनी के अंदर समाहित था। उन्होंने कहा गया कि सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। यही वो यंग इटली नामक संस्था था जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो देखिए, सन 1826 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के सभी क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज का गठन किया था। यानी सन 1826 की बात है जब नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए थे कि जर्मन के तमाम छोटे बड़े राज्यों को जीतकर जर्मन राइन राज का निर्माण किए थे, यानी गठन किए थे। इससे क्या हुआ कि जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। किंतु कहते ना जी, कोई भी अच्छा काम कीजिएगा ना तो अगर 10 लोग आपका यदि सपोर्ट करने वाले हैं तो उसमें 2-4 ऐसे लोग जो होंगे वो आपका अपोज यानी विरोध भी करने वाले होंगे। वही काम इनके साथ भी हुआ था। यानी उसी राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ था, किंतु उसी दक्षिण जर्मन के रहने वाले कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब विरोध कर रहे थे तो होना क्या था, इसे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर दबा दिया था और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि खूनी रविवार क्या है। देखिए, काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। बात है सन 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। यानी सन 1905 ईस्वी की बात है जब रूस की जितनी भी जनता थी ना, ये रोटी दो इस प्रकार का नारा लगाते हुए रूस के यानी जार के महल की ओर जा रहे थे। जार किसको कहते हैं तो रूस के जो सम्राट हुआ करते थे, रूस के जो शासक यानी राजा हुआ करते थे, उन्हें जार का कहा जाता था। अब इससे क्या हुआ कि जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पे बर्बरतापूर्वक गोलियों की बारिश कर दी। अब जार के सेनाओं ने यानी रूस के सम्राट के सेनाओं को लगा कि सभी जनता बगावत करने के उद्देश्य से सरकार पे युद्ध करने की स्थिति बनाते हुए वे सरकार का विरोध करने के लिए आ रही है। तो उस गलतफहमी में पड़कर रूस के तमाम जनता पर गोलियों की बारिश कर दी गई, जिसमें कई हजार मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखिए। देखिए, आसान शब्द में लिखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1888 में जर्मन के राइन प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म है उस सन 1828 में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। इन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था। अब इसके कारण क्या हुआ कि वो रूस में राजनीति और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे, यानी आगे बढ़े थे। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। अब उस पुस्तक का पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्गविहीन राजविहीन का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। देखिए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस को यदि हम एक साथ बोलेंगे तो उसे हिंद चीन कह सकते हैं, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था, किंतु कंबोडिया भारत के प्रभाव में था। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। आसान शब्दों में लिखिएगा कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई थी। इसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दे दी गई थी। बैंकों तथा रेलवे का निजीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, जिससे उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई थी, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत हो गई। यही थी लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने अपनाई थी, तो लेनिन ने अपनाई थी। कब अपनाई थी, तो सन 1921 ईस्वी में। और इनका क्या उद्देश्य था, तो रूस की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना। अब अगला सवाल कहता है जिनेवा समझौता कब और किसके बीच में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि जिनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था। इस समझौते के अनुसार वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला का नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम, जहाँ पे साम्यवादियों की सरकार बनी थी, और दूसरा था दक्षिण वियतनाम, जहाँ अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनाई गई थी। अब चलिए अगला सवाल काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लाजवाब है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से, और कहता है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। देखिए याद रखिएगा, हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती है। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार से अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर वापस लौटना पड़ा था। अब यहाँ पे आसान शब्द में लिखिएगा कि हो ची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया था। जिस प्रकार के लखनऊ का भूल भुलैया काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से हो ची मिन्ह मार्ग नाम का एक भूल भुलैया हुआ करता था। ये लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इस भूल भुलैया के अंदर में अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका युद्ध करने के लिए उसको इसी भूल भुलैया से होकर गुजरना पड़ता था। अमेरिका इस भूल भुलैया को काफ़ी ही ज़्यादा नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी इतने ज़्यादा बुद्धिमानी थे कि वो तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः महात्मा गांधी जी ने सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। अब देखिए, ये जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, ये चंपारण के किसानों से संबंधित इस आंदोलन को किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज सभी किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और आप सभी को बता दें कि नील की खेती करने से क्या होता है कि मिट्टी बंजर पड़ जाती है, जिसमें नील के अलावा कोई अन्य फसल नहीं उग सकती है। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी ही ज़्यादा परेशान थे। अतः महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। आसान शब्द में लिखिएगा कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला काम है चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दल का जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम होता है वो चुनाव में भाग लेना होता है। बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना, सरकार पर दबाव बनाए रखना, ये सभी काम होते हैं राजनीतिक दल के। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। कहता है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए, आसान शब्द में लिखिएगा कि यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं। और जिस दल को स्पष्ट
स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विरोधी दल की भूमिका निभाता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखती है और जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। उसके बाद में लिखिएगा कि राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सच में राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो हे दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को 1 से लेकर 11 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।